नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बड़ी महीन लाइन होती है। कब आपका आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाता है, अब आपको पता नहीं लगता। और यह अति आत्मविश्वास कब आपके लिए महाघातक साबित होता है, ये तब पता लगता है जब इसके नुकसान सामने आने लगते हैं। दुनिया में पिछले 3 महीनों में युद्ध और युद्ध जैसी आशंका, युद्ध की स्थिति या टेंशन को लेकर खबरें बनी रही। दुनिया फोकस किया भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन 5 देशों में ज्यादा ध्यान रहा और साथ में चीन अपने आप एक गेम खेलता रहा चुपचाप से। अब इन पिछले 3 महीनों में अगर आप समराइज करें, इन 3 महीनों में जो दुनिया में जो हालात हुए हैं, इसमें 3 देश, पूरे विश्व के 3 बड़े नेता बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। वो जो एक आडंबर बन रखा था, एक उनके लेके एक छवि बन रखी थी, और जो उनके दिल में भी, लोगों के आंखों में तो छवि बनाई ही थी, लेकिन उन्हें खुद भी कहीं ना कहीं लगता था कि वो हैं वैसे जैसे लोग के बारे में, उनके बारे में कहा जाता है। वो सब भ्रम टूट गया। वो ऐसे एक्सपोज हुए कि 3 महीने में 3 बड़ी पर्सनालिटीज की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। और वो 3 बड़े नेता हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों जो इस वक्त दुनिया देख रही है, जो उनके बारे में हवा बना था, वो सब का सब खुश हो गया। अगर हम बारी बारी से बात करें तो सबसे पहले बात अगर बेंजामिन नेतन्याहू की करें, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, बेंजामिन नेतन्याहू को लगता था कि वो दुनिया में टॉप 5 ताकतवर देशों में और ताकतवर नेताओं में है। उनको ये जो अति आत्मविश्वास था, वो क्यों था? उसकी कई वजह थी। उन्हें लगता था कि वो गजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ जो मर्जी कर ले, दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मजबूरी में दुनिया उनका लोहा मानेगी, क्योंकि वो बहुत मजबूत है। और मजबूत क्यों है? कि उनके पास ऐसे हथियार हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के हर देश जिसका लोहा मानते हैं। हर जो देश की जो सत्ताधारी पार्टी है, वो उनके उस टेक्नोलॉजी और हथियार के दबदबे से डरती है। और इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू, आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी हेकड़ी में रहते थे। उनका बयान जो है वो बड़े ऐसे लगते थे जैसे किसी अक्खड़ आदमी के थे, खास करके फिलिस्तीन को लेकर, गजा को लेकर जिस तरह के बयान उनके आते थे। एक लगता था कि भाई ये आदमी जरा ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही। गलती नेतन्याहू ने क्या की? नेतन्याहू ने एक गलती करी कि ईरान को कम समझ बैठे। ईरान को हल्का लेने की गलती ने नेतन्याहू की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि जो इजराइल अपने आप को सो कॉल्ड ताकतवर बताता है, दरअसल अंदर से खोखला है। ईरान ने वो सबक सिखाया इजराइल को कि आज इजराइल कह रहा है कि त्राहिमाम त्राहिमाम। जितना नुकसान इस बार ईरान ने किया है, कभी नहीं हुआ था इतना नुकसान, ये इजराइल खुद कह रहा है। नुकसान ईरान को भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईरान को कम आंकने की जो गलती नेतन्याहू करते थे, नेतन्याहू के अक्सर बयान आपने सुने होंगे जो कहते थे, ईरान को धमकाते थे कि एक रात में खत्म कर देंगे ईरान को, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब ईरान से पंगा लिया तो खोमैनी ने, उस बुजुर्ग ने बता दिया कि लीडरशिप वो नहीं होती, ताकतवर लीडर वो नहीं होता जो पब्लिक में अपनी ताकतवर इमेज बनाने के लिए पीआर के जरिए अपने आप को मजबूत दिखाता है। मजबूत नेता वो होता है जो बेशक रहता पर्दे के पीछे है या साइलेंट रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो देश को मजबूत दिखाता है। तो इस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एक्सपोज हुए
वो एक्सपोज हुए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, हमारे मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने पिछले 3 महीने में वो हरकतें की है जो हरकतें कभी आप अमेरिका के किसी राष्ट्रपति से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति कुछ ऐसी हरकतें करेगा। चाहे युद्ध भारत और पाकिस्तान का हो, चाहे ईरान और इजराइल का हो, अमेरिका दोनों जगह घुसा, और खास करके ईरान, इजराइल, खास करके ईरान ने जैसे इजराइल की हवा खोल दी, वैसे ही ईरान ने अमेरिका को भी नाको चने चबवा दी। और इस सब के बीच में पूरी दुनिया को पता लग गया कि जो सबसे शक्तिशाली देश होने का जो ढकोसला अमेरिका करता है, दरअसल है नहीं। अमेरिका को लोगों ने बना रखा है, हवा बना रखा है अमेरिका का कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन ईरान ने बता दिया कि शक्तिशाली इतना भी नहीं है, अमेरिका को भेदा जा सकता है। उससे पहले आप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी वो याद कीजिए। जेलेंस्की ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को पूरा जवाब दिया था उन्हीं के व्हाइट हाउस में, उन्होंने भी बता दिया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देने वाला नेता मिले तो डोनाल्ड ट्रंप भी कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, जो हवा है वो सिर्फ हवा हवा ही है, बाकी अंदर से फुस है। तो जेलेंस्की हो या खमैनी हो, बता दिया इन दोनों देशों ने कि ना अमेरिका कोई बहुत बड़ा ताकतवर हवा है किसी चीज का, और ना डोनाल्ड ट्रंप वैसे हैं जैसे अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इस सब के चक्कर में पूरी दुनिया ने देख लिया, जैसे मैंने पहले कहा, कि डोनाल्ड ट्रंप कितने नासमझ हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नासमझी के सबूत वहां मिलते हैं जहां वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ इसका ऐलान पहले करते हैं। चलिए, वहां हमारे देश के जो सर्वे सर्वा हैं वो अभी तक डिनाई नहीं कर रहे, 17-18 बार बोल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं मान रहे तो चलिए मान लिए। लेकिन दूसरी बार वही गलती उन्होंने रिपीट कर दी ईरान और इजराइल के मामले में, वहां भी कूद पड़े, कहा मैंने सीज फायर करवा दिया, उसके बाद ईरान ने हमला कर दिया। वो ऐसी पोल खुली कि कितना नासमझ राष्ट्रपति है। अगर आपने सीज फायर करा दिया, आप सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं, आप दुनिया में शांति चाहते हैं, तो जिन दो देशों के बीच में सीज फायर हो रहा है उन्हें ऐलान करने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से हमने जो है वो संघर्ष विराम किया है। यहां खुद ही डोनाल्ड ट्रंप अपना ढोल पीट रहे हैं। तो इससे नासमझ राष्ट्रपति अमेरिका के इतिहास में नहीं आया होगा। तीसरा, फेम का जो लालच। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, मैंने इजराइल ईरान के बीच सीज फायर कराया, मैंने रशिया यूक्रेन के बीच में शांति बहाली की कोशिश की, वहां तक ठीक है। जब यही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे इन सब के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, तो वहां अपनी पोल पट्टी खुद खोल दी। वहां दुनिया को पता लग गया कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ नाम का भूखा है, फेम का भूखा है, इसको बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो एडवांस में कूद गया, पहले सीज फायर का ऐलान कर गया, अपनी तरफ से ऐलान कर गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे फेम मिले और नोबेल शांति पुरस्कार मिले। फेम का इतना लालची राष्ट्रपति मैंने अमेरिका के इतिहास में अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा। इसीलिए जब तक राष्ट्रपति अमेरिका के सेंसिबल लोग राष्ट्रपति थे, तब तक अमेरिका का दबदबा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 महीने में खुद को, अपने देश को और अपने देश के नाम का जो हवा बना था पूरी दुनिया में, उसको एक्सपोज करके रख दिया और सच्चाई सामने, लोगों के सामने आ गई। अब तीसरे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में अब क्या ही बोलूं। पिछले 11 साल से एक चूरन हम सबको चटाया जा रहा है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, और मोदी जी जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। आपको
याद है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे टीवी चैनलों की हेडलाइनें क्या हुआ करती थी। मोदी जी बोलते हैं दुनिया सुनती है, मोदी जी विश्व गुरु, ये वो सो। जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और उसके बाद अचानक से सीज फायर हो गया, और जिसका सारा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ले गए। और मजे की बात है कि 18 बार डोनाल्ड ट्रंप ये ढोल पीट चुका है कि सीज फायर मैंने कराया, धंधे की धमकी देकर मैंने कराया। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सबसे पहला एक्सपोज तो मोदी जी वहां हो गए कि ये दुनिया नहीं सुनती इन्हें, ये दुनिया की सुनते हैं। दूसरा, जब बात आई स्टैंड लेने की, तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो भारत के साथ खड़ा मिला। पाकिस्तान जैसे देश के साथ तीन तीन देश खड़े मिले। पाकिस्तान जैसे देश को, जिसको 1947 से लेकर अब तक भारत दुनिया भर में अलग थलग करने में कामयाब रहा है, उस पाकिस्तान को आज यूएनओ की एक जो आतंकवाद से रिलेटेड संस्था है, उसके मुखिया की कुर्सी मिल जाती है, लोन भी मिल जाता है और सपोर्ट भी मिलता है। ये एक मजबूत नेता की निशानी है या कमजोर नेता की निशानी है, जो पूरा पासा पलट गया। तीसरा, अभी जो G7 समिट हुआ और उसके बाद अभी एससीओ समिट चाइना में हुआ, वहां जिस तरह से वजीयत हुई भारत की, उसने भी बता दिया कि मोदी जी दुनिया में अब अलग थलग पड़ चुके हैं। G7 में आखिरी मोमेंट तक इनविटेशन नहीं आ रहा था। इनविटेशन आया भी तो कनाडा सरकार कहती है कि जो पार्टिसिपेंट देश है उन्होंने मजबूर किया इनवाइट करने के लिए, और प्रधानमंत्री चले भी जाते हैं। फिर वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं कि प्रधानमंत्री पीछे कहीं कतार में खड़े होते हैं, एक जगह थे ही नहीं। उसके बाद वही उतना काफी नहीं था, इंटरनेशनल बेइज्जती जो उससे भी बड़ी हुई वो एससीओ समिट में हुई, जहां पर जब जॉइंट स्टेटमेंट जारी होती है तो पहलगाम का जिक्र तक नहीं। आतंकवाद को लेकर समिट हो रहा था और पहलगाम घटना का जिक्र भी नहीं, और पाकिस्तान के जो ट्रेन पे हमला हुआ था उसका जिक्र उसमें। अब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते क्या ना करते, मरते क्या ना करते, उन्होंने साइन नहीं किया। वो कैसे कर सकते थे साइन, जाहिर सी बात है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, साइन नहीं किए, लेकिन पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती तो इस देश की हुई ना, कि देखिए पाकिस्तान की आज ज्यादा सुनी जा रही है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई एक देश मुझे ऐसा बता दीजिए जो इस सब के दौरान भारत के साथ खड़ा हुआ हो। कोई एक देश ऐसा बता दीजिए, कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए दुनिया भर का जिसने कहा हो कि मोदी सही है। यहां तक कि इजराइल ने भी ढंग से नहीं कहा। इजराइल ने एक बार ये कहा कि भारत को अपनी जो है वो रक्षा करने का हक है, उसके आगे वो भी नहीं बढ़ा। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी महफिल ही लूट के ले गए। सीज फायर अचानक बीच में हो गया, मीडिया चला रही देश की मीडिया, पाकिस्तान लाहौर कब्जे में हो गया, इस्लामाबाद कब्जे में हो गया, और इधर अचानक से सीज फायर हो जाता है। तो मोदी जी का 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, विश्व नेता, वर्ल्ड लीडर, ये सब के सब फुस हो गए। अब आलम यह है कि मोदी जी विदेशों में जो इज्जत गई तो गई, देश में इज्जत बचाने के लिए रोजाना ऑपरेशन सिंदूर को का ढोल पीटने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी फजीयत ये हो गई कि एक कोशिश की कि भाई इसको कैश ऑन किया जाए, चलिए घर घर सिंदूर भेजते हैं, वो भी जब फजीयत हुई तो वापस लेना पड़ गया। आज कितने दिन हो गए, लगातार टीवी पे आप देखिए, मीडिया में देखिए, अखबारों में देखिए, वही 11 साल में क्या क्या काम किया उसका गुणगान चल रहा है, जिसमें कामयाबी में राम मंदिर भी शामिल है, आर्टिकल 370 शामिल है, ऐसी ऐसी चीजों को गिनाया जा रहा है। वो इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मोदी जी का पूरा हवा खत्म हो चुका है। अब मोदी जी, वो मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय लोग नजर में नहीं है जो हुआ करते थे। वो जो पोल पट्टी है सारी खुल गई, इन तीनों नेताओं की खुल गई इनफैक्ट, इसलिए मोदी जी कतार में पीछे पाए जाते हैं। अब इस सब के बीच हुआ क्या, इस सब के बीच खेल कर गया
चीन। चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, खुल के पाकिस्तान के साथ भी आया। ईरान और इजराइल के युद्ध में चुपचाप सुमड़ी में दुमड़ी बन के देखता रहा। रूस फिर भी कुछ ना कुछ बोला, चीन चुप रहा। चीन जानता था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, मोदी जी जैसे नेता या नेतन्याहू जैसे नेता अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। और तीनों ने अपने आप को एक्सपोज किया, और इस सब के बीच में दुनिया को एक संदेश सीधा चला गया कि फिलहाल आज की डेट में सबसे बड़ी कोई शक्ति दुनिया में है तो वो चीन है। और चीन ने बिना कुछ किए, बिना कुछ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किए, ये एक संदेश देने में कामयाबी हासिल की है, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी भारत में कहते रहे कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ करना सबसे बड़ी भूल है, संसद में कहा था उन्होंने, तब वो मजाक उड़ाया था। अल्टीमेटली देखा ना कि कैसे अगर चीन ने पाकिस्तान का साथ ना दिया होता तो शायद हमारी सेना सचमुच में, जो हमारी गोदी मीडिया झूठी खबरें चला रही थी, वो खबरें शायद सच हो जाती अगर चीन पाकिस्तान का साथ ना देता। लेकिन दिया, और क्या हुआ नतीजा आपके सामने। चीन पाकिस्तान आज की डेट में एक साथ है। पाकिस्तान का जो वो है दुनिया में रुतबा अचानक से ऊपर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तोड़ रहे हैं। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप एक तराजू में रख रहे हैं तो फिर बाकी भी रखेंगे, फिर चीन क्यों नहीं रखेगा? फिर आप बाकी देशों से कैसे कह सकते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती के चक्कर में आपने अपना रूस जैसा दोस्त खो दिया, और दुनिया के बहुत से जो आपके समर्थक देश थे सब के सब खो दिए। और एक चीज मैं यहां और कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि जो पहलगाम में हुआ, जो आतंकवादियों ने जो किया, वो अपने मकसद में कहीं कामयाब मुझे नजर आए। उन्होंने जो जानबूझ के ये कहा कि तुम्हारा धर्म कौन सा, धर्म पूछकर जो गोली मारी ना, वो जानते थे कि ये मुद्दा ही भारत उठाएगा और उसका असर दुनिया में, मैसेज कुछ और जाएगा। हुआ, धर्म पूछकर गोली मारी, ये चीजें जो है वो उठाई सरकार ने, लेकिन दुनिया में इसका असर नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि पिछले 11 साल में दुनिया ने देखा है कि इस देश में एक धर्म विशेष को कैसे टारगेट किया जा रहा है, कैसे उस धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ एक तरह की पूरी मुहिम चल रही है। वैसे ऐसे में जब दुनिया को भारत ये कहता है कि देखिए जानबूझ के हिंदुओं को निशाना बनाएगा, तो दुनिया को ये लगा कि भारत अब ये जो इस तरह का नैरेटिव गढ़ रहा है वो फिर से उसी धर्म विशेष को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो दूर हटे। अगर पाकिस्तान की जगह कोई नॉन मुस्लिम देश होता जहां भारत के साथ तनाव होता, भारत युद्ध करता, तो शायद दुनिया के आधे देश भारत के साथ खड़े होते। लेकिन आपने 11 साल में अपनी ऐसी इमेज बना दी कि आप जो है वह एंटी मुस्लिम इमेज पूरी दुनिया में चली गई है, जिसका ताज़ा उदाहरण है जो न्यूयॉर्क के गवर्नर मेयर पद के लिए जो उम्मीदवार हैं अभी, जो हिंदुस्तानी मूल के, मैं नाम भूले, ममदानी क्या नाम है उनका, वो भी इसी चीज़ को बता रहे हैं कि मोदी और भारत की जो इमेज है कि मुसलमानों के खिलाफ कैसे वहाँ काम किया जाता है, वो इमेज दुनिया भर में काम कर गई। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देश है, दुनिया ने कहा हम दूर ही ठीक है, हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। ये अगर 11 साल में ना किया गया होता, ना इस देश के मुसलमानों को निशाना बनाया गया होता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रशिया या दूसरे देश आपके साथ ना खड़े होते। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि एससीओ समिट में आपका पहलगाम अटैक का जिक्र ना होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके लिए लीडरशिप वैसा होना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।